हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आपको बताया मेरा टॉपिक वाली शाम को आता है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होगा कि मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, और उसके कारण आपको जो यूट्यूब पे जितने भी वीडियो है उससे आपका 50% टाइम सेव हो जाएगा, और वो भी सिंपल लैंग्वेज, ईजी लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप इंप्रूवमेंट के लिए कमेंट डालिए, और अगर आपको लगता है कि चैनल अच्छा है एक्चुअली तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज हम 15 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लार्ज ओजोन होल डिटेक्टेड ओवर अंटार्कटिका। जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पे लार्ज ओजोन होल मिला है। ठीक है, तो लार्ज ओजोन होल तो हमें दिख गया है, तो मतलब लार्ज ओजोन होल दिखा है, तो हमारे लिए ये टॉपिक न्यूज़ का मतलब काम की नहीं है कि अंटार्कटिका में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यूपीएससी और आरएस या जो भी पीसीएस एग्जाम से वहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर या लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें, तो उसको टॉपिक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी है, तो 5 लेयर्स है। एक तो ट्रोपोस्फियर, एक स्ट्रेटोस्फियर, एक मेजोस्फियर, एक थर्मोस्फियर और एक एक्सोस्फियर, जिसको हम बोलते हैं शोभ मंडल, समताप मंडल, ये सारे आयन मंडल। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज ओजोन होल इन अंटार्कटिका। सबसे पहले आप समझ लो कि ओजोन क्या होता है। तो ओजोन का जो मतलब जिसको हम लिखते हैं, ओजोन का मतलब O3 होता है। जैसे ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, वैसे ही ओजोन को O3 बोला जाता है, जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटॉम होते हैं। तो एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल विच वी ब्रीथ, जब हम जो श्वास में लेते हैं ऑक्सीजन O2 इन एवरी डे, इज मेड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटॉम। वो 2 ऑक्सीजन एटॉम का बना होता है, जबकि ओजोन कितने 3 ऑक्सीजन एटॉम का बना होता है। ऑक्सीजन मेक्स अप 21% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 21%, जबकि ओजोन मेक्स अप लेस देन 0.001%। ओजोन कितनी बनती है, लेस देन 0.001% से भी कम ओजोन होती है। ओजोन मोलिक्यूल्स आर क्रिएटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जो ओजोन मोलिक्यूल्स होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है बाय इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन विद O2 मोलिक्यूल्स। अब समझो मेरी बात को, ओजोन जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है बाय इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जो यूवी रेडिएशन होते हैं उसका जब इंटरेक्शन होता है ओजोन मोलिक्यूल के साथ में, मतलब जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन के साथ में, जो सन फ्रॉम द सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती है, वो ऑक्सीजन के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ जब इंटरेक्शन करते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है, उससे ऑक्सीजन के टुकड़े हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन का ब्रेकअप हो जाता है, जब O2 का जो मोलिक्यूल स्पीड हो जाता है, तो 2 फ्री ऑक्सीजन होती है, वो बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ टू फॉर्म O3। आप समझो मेरी बात को, अब मैं सिंपल समझा देता हूँ। ऑक्सीजन के 2 मोलिक्यूल्स है O2 उसके अंदर मतलब 2 ऑक्सीजन के 2 कंटेंट है, तब जाके मतलब O2 बन रहा है। ऑक्सीजन के अंदर O2, उसके अंदर 2 एटॉम है। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर उसमें से उसके साथ में जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब उसके साथ में मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होगी, तो उसमें से O2 में से O फ्री हो जाएगा, और जब वो दोनों में से जो 2 फ्री ऑक्सीजन, जब दोनों में से 2 फ्री ऑक्सीजन एटॉम्स वो एक O2 मोलिक्यूल के साथ में जब मिक्स होंगे तो उसको वो क्या बन जाएगी, O3, ओजोन बन जाएगी। ओजोन लेयर क्या होता है, तो यूवी रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट हायर एल्टीट्यूड। जब हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तब यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। वेयर द एयर इज थिनर, जहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। इट इज़ इन द स्ट्रेटोस्फियर। सबसे पहले तो ओजोन लेयर कहाँ होती है, तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और जब यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है हायर एल्टीट्यूड पे, मतलब यूवी रेडिएशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और एयर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, और तब क्या होता है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर। ठीक है, यूवी रेडिएशन जब बहुत इंटेंस हो जाती है हायर एल्टीट्यूड पे और वहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तब वहाँ पर क्या होता है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है। और जब वो ओजोन का प्रोडक्शन होता है तो उससे एक लेयर बन जाती है, उसको ओजोन लेयर कहा जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ओजोन लेयर एक्सटेंड बिटवीन अबाउट 10 एंड 40 किलोमीटर के जो एल्टीट्यूड है, पेकिंग एट अबाउट 25, मतलब पिकिंग एट 25 किलोमीटर पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, मतलब उसकी मजबूत लेयर होती है, और 10 से 40 किलोमीटर के जो मतलब एल्टीट्यूड है वहाँ पर ओजोन लेयर एक्सटेंड करती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस समझ लो। एब्जॉर्बिंग द यूवी रेडिएशन, यूवीबी रेडिएशन, इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, जो सूरज से जो यूवी रेडिएशन निकलती है उसको ऑब्जॉर्व करने का काम करती है। और यूवी रेडिएशन का सबसे बड़ा रोल क्या होता है, कैंसर के अंदर, स्किन कैंसर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, यूवी रेडिएशन। तो ओजोन लेयर जब उसको अल्टीमेटली रिड्यूस करती है, किसको, यूवी रेडिएशन को, तो उससे अल्टीमेटली वो कैंसर, स्किन कैंसर के फियर को भी रिड्यूस करने का काम करती है ओजोन लेयर। और इसकी वेवलेंथ होती है बिटवीन 280 से 315 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, मेजरिंग ओजोन को मेजर करने के लिए क्या आता है, तो एक डॉप्सन यूनिट आती है, समझ लेना, याद रखना। डॉप्सन यूनिट का काम क्या होता है, ओजोन को मेजर करने का काम किससे किया जाता है, डॉप्सन यूनिट में। अब आप एक चीज़ समझिए, जब हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन को मेजर किससे किया जाता है, डॉप्सन यूनिट से। ओजोन को मेजर किससे किया जाता है, डॉप्सन यूनिट से। वेयर इज ओजोन प्रोड्यूस, ओजोन का कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज प्रोड्यूस एट ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड। एक तो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड में, एक बट हाई एल्टीट्यूड वाइंड स्प्रीड्स इट ओवर द होल प्लानट। देखो ये प्रोड्यूस कहाँ होती है, ट्रॉपिकल लेटीट्यूड पे तो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड की जो हवाएं हैं वो इसको पूरे प्लानट के अंदर फैला देती है।
ठीक है। इसका फॉर्मेशन है ब्रेक डाउन एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है, इसी कारण अगर ये फॉर्म भी होती है और वापस ब्रेक डाउन होती है तो उससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। लेकिन अभी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ओजोन का डिस्ट्रक्शन फास्ट हो चुका है फॉर्मेशन से, तो अब इसलिए ओजोन में हम कह रहे हैं कि अब होल होने के चांस है। अब आप मेरी बात को समझना, मैं बता रहा हूँ। ओजोन कैन ऑल्सो भी फॉर्म्ड एट ग्राउंड लेवल टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक। ओजोन को ग्राउंड लेवल पर भी फॉर्म किया जा सकता है ताकि प्रोड्यूस कर सकते हैं फोटोकेमिकल स्मोक को, ठीक है। अब ओजोन होल को समझो। ओजोन होल का मतलब क्या होता है कि ओजोन होल इज ए रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर का ऐसा रीजन ओवर अंटार्कटिका वेयर द ओजोन लेयर इज एक्सेप्शनली डिप्लेटेड। ओजोन लेयर का मतलब ये नहीं हो कि वहाँ एक खड्डा हो चुका है, जहाँ पर ओजोन का एक्सेप्शनली यानी बहुत असाधारण रूप से डिप्लेशन हो चुका है, उसको ओजोन होल बोला जा रहा है। इट इज़ नॉट टेक्निकली ए होल, वहाँ कोई टेक्निकली एक होल नहीं है कि भाई वहाँ खड्डा हो चुका है, नहीं, वहाँ पर एक्सेप्शनली ओजोन डिप्लीट हो चुकी है, इसलिए उसको ओजोन होल बोला जाता है। ओजोन होल टोटल ओजोन ऑफ 220 डोप्सन यूनिट और लोअर। अगर ओजोन 220 डोप्सन यूनिट हो या उससे कम हो जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, ओजोन होल। याद रखना, अगर ओजोन 220 डोप्सन यूनिट या उससे लोअर हो जाती है तो उसको ओजोन होल बोला जाएगा। अब रीजन समझ लो साथ में, ओजोन के डिप्लीट होने की रीजन क्या है, तो सबसे मेन चीज़ है पोल्यूशन, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब ऐसे मोलिक्यूल्स है या ये ऐसे केमिकल एलिमेंट्स है जिनसे ऑक्सीजन रिएक्ट करके, इनके अंदर जैसे ब्रोमीन के अंदर Br होता है, तो ब्रोमीन जब ऑक्सीजन की ओजोन के साथ में इंटरेक्ट करता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन O2 को फ्री कर देता है और O को मतलब ब्रोमीन ऑक्साइड बनाता है जिसमें BrO2 हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ओजोन को तोड़ के उसमें से ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स को अलग कर देता है O2 + O, ठीक है। उसके अलावा क्लोरीन में भी ऐसे ही होता है, तो इसके कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी यही काम करता है। तो ओजोन को ब्रेक करने का काम किनका है, इन केमिकल्स का, वोल्केनो। और उसके अलावा ओजोन और कैसे डिप्लीट होता है, ओजोन के कम होने के कारण, तो वोल्केनो, अगर वोल्केनो होगा तो उसके कारण, जैसे अभी टोंगा ड्यूरिंग दिसंबर 2022 के अंदर एक वोल्केनो आया था, तो उसके कारण क्या होता है कि वाटर वेपर जो जलवाष्प ऊपर उठ के आसमान में जाती है और जब स्ट्रेटोस्फीयर में वो उससे टकराती है अपने ओजोन लेयर से, तो वो ओजोन को फ्री करने का काम करती है और उससे ऑक्सीजन के मोलिक्यूल अलग हो जाते हैं। अब क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड फायर, इनके कारण भी ओजोन लेयर के अंदर कमी आती है, डिप्लेशन होता है। ये सब ह्यूमन एक्टिविटी है। स्टेप्स, क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है, उसके कारण ओजोन डिप्लीट हो रही है। अब इसके लिए स्टेप्स क्या लेके आए हैं, तो 1987 के अंदर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना बाय फेसिंग आउट दीज, समझना इस बात को, 1 सेकंड है ना। देखो अभी हम कहाँ थे, 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को बाय फेसिंग आउट दीज हार्मफुल सब्सटेंस, यानी जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको फेस आउट करके ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। उसके अंदर ये जो भी क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ को बहुत कम कर दिया गया है, उसको बैन भी कर दिया गया है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे। तो ऐसे जो केमिकल्स जो कि ओजोन को सीधे सीधे डिप्लेट कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ रोकथाम लगाई है, उनके ऊपर मतलब एक तरह से रोकथाम लगाने का काम किया गया है। अब मैं आपको बली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे अपन एक टॉपिक लेके आएंगे हम सब मिलके, और उसमें प्रॉपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझा दिया जाएगा। उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अभी एक चीज़ और समझ लो, गुड ओजोन और बेड ओजोन में क्या डिफरेंस है। तो गुड ओजोन तो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जबकि बेड ओजोन पाई जाती है ट्रोपोस्फीयर में। गुड ओजोन नेचुरली होती है, नेचुरली उसका फॉर्मेशन होता है, जबकि और नेचुरली उसका डिस्ट्रक्शन होता है, जबकि बेड ओजोन पोल्यूटेड होती है। पोल्यूशन के कारण जो ओजोन लेयर बनती है उसको बोलते हैं वो मतलब बेड ओजोन है। ये प्रोटेक्टिव होती है गुड ओजोन, जबकि ये हार्मफुल होती है, ये अपने मानव के लिए हानिकारक होती है, जबकि ये प्रोटेक्टिव यूवी रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लो, हाउ ए 6.3 मैग्नीट्यूड क्वेक कॉज्ड अनदर ऑफ सेम इंटेंसिटी। तो अभी एक मैग्नीट्यूड क्वेक आया, अर्थक्वेक आया है, ठीक है, 6.3 का, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो हमारे लिए ये काम की चीज़ नहीं है कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, लेकिन हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है, हमारे लिए काम की न्यूज़ है अर्थक्वेक क्या होता है। तो अभी अफगानिस्तान के अंदर जो अर्थक्वेक है वो कैसे आया, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण। कंट्री, ये स्टेटमेंट याद रखना, ये 100% आने के चांसेज है। कंट्री सिचुएटेड ऑन द यूरेशियन प्लेट, यानी जो अफगानिस्तान कंट्री है वो यूरेशियन प्लेट पे सिचुएटेड है, और उसके आसपास कौन सी, एक तो इंडियन प्लेट, एक मतलब ईरानियन प्लेट। इंडियन प्लेट, ईरानियन प्लेट तो उसके चारों तरफ है, और यूरेशियन प्लेट के ऊपर वो सिचुएटेड है। यूपीएससी में ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर अफगानिस्तान में पिछले 10 सालों में 1000 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं। तो और अफगानिस्तान का एरिया कहाँ है, तो हिंदू कुश जो माउंटेन्स है वहाँ पर अफगानिस्तान सिचुएटेड है। हिंदू कुश माउंटेन्स में विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव, जो कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन इन द वर्ल्ड के अंदर जो सिस्मिकली एक्टिव रीजन है किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए, वो है हिंदू कुश माउंटेन्स, और वहाँ पर अफगानिस्तान सिचुएटेड है, लोकेटेड है। अर्थक्वेक को समझ लो साथ के साथ। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके अंदर एकदम सडनली
एनर्जी का रिलीज होना, जिसके कारण क्या होता है सिस्मिक वेव्स, जो सिस्मिक वेव का जब जनरेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, इसके टर्म समझ लो, एक एपी सेंटर होता है। एपी सेंटर मतलब होता है द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक जहाँ पे होता है, जैसे एक एपी सेंटर बना होता है, मतलब एक तरह से अपन वक्र बोलते हैं ना, वक्र, इस तरह वक्र की लाइन के अंदर जो सेंटर बिंदु है उसको तो बोलता है फोकस, और फोकस के जस्ट ऊपर वाले बिंदु को बोलते हैं एपी सेंटर। द पॉइंट ऑन द सर्फेस, यानी जो पृथ्वी पर ऐसा पॉइंट जो कि डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ अर्थक्वेक का जो मेन सेंटर है। अर्थक्वेक कैसे होता है, रोटेशन मोड पे होता है, जो वक्र अपन व्रत बोलते हैं, व्रत, तो चारों तरफ व्रत के सेंटर का जो बिंदु होता है वहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो उसको तो बोलते हैं फोकस। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर पृथ्वी का जो बिंदु टच हो रहा है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट, जहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको फोकस बोलते हैं। हाइपोसेंटर, फोकस का ही दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। फॉल्ट, ए फ्रैक्चर इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के जो क्रस्ट होता है उसके अंदर अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है, वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, कहने का मतलब समझ लो कि अगर कोई भी अर्थ के क्रस्ट के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, दरारें पड़ जाती है, जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है, तो उसको बोलते हैं फॉल्ट। उसके अलावा आफ्टर शॉक, यानी स्मॉलर अर्थक्वेक दैट अकर्स आफ्टर द मेन अर्थक्वेक इन द सेम प्लेस। समझो मेरी बात को कि अगर कोई भी अर्थक्वेक आ रहा है, मेन अर्थक्वेक तो आ चुका है जैसे कि 6.3 वाला मैग्नीट्यूड से, उसके बाद अगर कोई छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं उसके बाद में, तो उनको बोलेंगे आफ्टर शॉक। ठीक है, और वही अगर बिफोर शॉक का मतलब होता है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक जो कि मेन अर्थक्वेक से पहले होते हैं, यानी जो 6.3 मैग्नीट्यूड का जैसे अर्थक्वेक हुआ, एग्जांपल बोल रहा हूँ, उससे पहले अगर स्मॉलर अर्थक्वेक कुछ आ रहे हैं तो उनको बोला जाएगा फोर शॉक। उसके अलावा एक सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ कौन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर अर्थक्वेक। अभी अपन ने डॉप्सन यूनिट पढ़ा था, हम सब ने डॉप्सन यूनिट, किसको मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट पढ़ा था। तो डॉप्सन यूनिट मतलब, मेरी बात सुनो 1 सेकंड, जैसे डॉप्सन यूनिट पढ़ा था हमने किसके लिए, ओजोन के लिए, वैसे ही सिस्मोग्राफ का यूज किया है। वो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सब इंस्ट्रूमेंट किसका यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ का। सिस्मोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की अगर अर्थक्वेक यानी भूकंप की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मिक वेव्स, वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ क्रस्ट, यानी ऐसी वेव्स या ऐसी एनर्जी की ऐसी वेव्स जो कि ट्रेवल करती है अर्थ की क्रस्ट से, एंड कॉज द ग्राउंड टू शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण अगर ग्राउंड के अंदर शेक होती है, कंपन होता है, तो उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। ऐसी एनर्जी जो कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसके थ्रू ट्रेवल करती है एंड कोज करती है द ग्राउंड टू शेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इसके अंदर 3 टाइप की वेव्स होती है सिस्मिक वेव्स में, एक तो पी वेव्स, अस वेव्स, सरफेस वेव्स। पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, अस वेव्स का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स, और सरफेस वेव का मतलब होता है लॉन्ग वेव्स या अल वेव्स भी बोलते हैं उनको। अब समझो इस बात को, इन तीनों के डिफरेंस को समझ ले। एक बार होता है कि पी वेव्स, अस वेव्स और सरफेस वेव्स। पी वेव्स क्या होती है, फास्टर होती है, जबकि अस वेव्स क्या होती है, स्लोवर देन पी वेव्स, यानी वो पी वेव्स से स्लोवर होती है। सरफेस वेव्स क्या होती है, स्लोवेस्ट होती है, यानी सबसे कम जो स्लोवेस्ट चलती है वो तो है सरफेस वेव्स, उससे फास्ट अस वेव्स, और उससे भी ज़्यादा फास्ट पी वेव्स। जो पी वेव्स होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल दोनों में ट्रेवल कर सकती है, जबकि अस वेव्स केवल सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल कर सकती है। और जो ग्राउंड पर ट्रेवल करती है, ग्राउंड शेकिंग एंड डैमेज कॉज्ड बाय द लार्ज अर्थक्वेक। लार्ज अर्थक्वेक के द्वारा क्या होता है, ग्राउंड पर जो चलने का काम करती है वेव्स ग्राउंड पर, उसको बोलते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, इसके कारण क्या है, किसके, अर्थक्वेक के। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट का एक दूसरे से टकराना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। वोल्केनिक एक्टिविटी से भी भूकंप कितनी बार अर्थक्वेक आ जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें जैसे बांध बना रहे हैं उसके कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। इसका मेजरमेंट कैसे होता है, तो मैग्नीट्यूड, यानी एक तो रिक्टर स्केल, एक मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। क्या नाम है उसको, मैग्नीट्यूड को मापने के लिए, मेजर करने के लिए किसका, रिक्टर स्केल एंड मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक इंटेंसिटी होती है, उसका मेजर किससे किया जाता है, मेजर ऑफ शेकिंग कोस्ट बाय एन अर्थक्वेक एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर अर्थक्वेक के द्वारा किसी शेकिंग को मेजर करना, मतलब जो कंपन होता है उसको मेजर किया जाता है। एक अर्थक्वेक की कंपन को मेजर करना किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी कितनी है अर्थक्वेक की, अपन नहीं बोलते इसकी गहराई कितनी है। तो मॉडिफाइड मेर्केली इंटेंसिटी स्केल, उसका मोस्ट कॉमन स्केल यूज टू मेजर इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए मॉडिफाइड मेर्केली इंटेंसिटी, मतलब मॉडिफाइड मेर्केली इंटेंसिटी स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब रिक्टर स्केल क्या होती है, लोगेरिथिक, जो मतलब लोगारिथमिक स्केल विच प्रोवाइड्स वैल्यू ऑफ 1 टू वैल्यू ऑफ 100, यानी जो 1 से 10 तक की वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करती है। लोगेरिथिक जो अपन बोलते हैं ना, लोगेरिथमिक स्केल, वो है रिक्टर स्केल। इसको डेवलप किया गया था चार्ल्स रिक्टर के द्वारा इन 1935 में। मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, इसका काम है रिसेंट स्केल दैट वाज डेवलप्ड इन 1970, जो कि 1970 में डेवलप की गई है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है रिक्टर स्केल से। इसका काम है बेस्ड ऑन द टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के द्वारा जो टोटल एनर्जी रिलीज की जाती है उसके बेसिस पे मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल बेस्ड ऑन द टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के द्वारा जो टोटल एनर्जी रिलीज की जाती है उस पर बेस्ड है। ये मोर ज़्यादा एक्यूरेट होती है, बेस्ड ऑन द टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के द्वारा जो टोटल एनर्जी रिलीज की जाती है उस पर बेस्ड होती है ये। उसके बाद मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल, ये करती है, डिस्क्राइब करती है द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, यानी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अर्थक्वेक की इफेक्ट को, मतलब या उसकी इंटेंसिटी को चेक करना। ये किसका काम है, मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल। ये 12 पॉइंट स्केल है। और इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, इस वाले रीजन में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इजिप्ट इज़ रेसिंग टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी, तो अभी इजिप्ट है, उसने एलिमिनेट कर दिया हेपेटाइटिस सी को। तो हमारे लिए ये काम की चीज़ नहीं है कि इजिप्ट ने क्या किया नहीं किया। ठीक है,
इन्फॉर्मेशन जनरल न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, हेपेटाइटिस क्या होता है। तो द वर्ड हेपेटाइटिस रेफर्स टू एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी अगर लीवर में कोई भी सूजन आ जाती है, लीवर के अंदर जो हमारा लीवर है उसके अंदर अगर कुछ भी सूजन आती है, उसके अंदर स्वेलिंग बोलते हैं ना हम, वो आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। ठीक है, और वो किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, ये एक्यूट यानी कम भी हो सकती है, क्रोनिक यानी बहुत जोरदार भी हो सकती है डिसीज। कोजेज वायरस, इसके अंदर हेपेटोट्रोपिक वायरस होता है। इसके लिए कौन सा वायरस का मतलब क्या कारण हेपेटाइटिस होता है, तो हेपेटोट्रोपिक वायरस, याद रखना, हेपेटोट्रोपिक वायरस, जिसके कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, अदर वायरस कौन से, वेरिसेला वायरस, असेआरस कोविड-2 इंज्योर द लीवर, ये लीवर को इंज्योर करने का काम करता है, असे सार्स कोविड-2। उसके अलावा हेपेटाइटिस के टाइप्स क्या है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर दैट कैन कोज मिल्ड टू सीवर इलनेस, वैक्सीन इज अवेलेबल। हेपेटाइटिस की टाइप्स क्या है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर दैट कैन कोज मिल्ड टू, मेरी बात सुनो, अब हेपेटाइटिस की हम टाइप समझ लेते हैं। एक तो हेपेटाइटिस ए वायरस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर का इन्फ्लेमेशन जो कि करता है माइल्ड टू सीवर इलनेस, यानी बहुत गहरी बीमारी को जनरेट करने का काम कौन सा वायरस करता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा है हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV, एक्यूट और क्रोनिक डिसीज है। ये एक्यूट और क्रोनिक डिसीज, इसके अंदर कम और ज़्यादा बीमारी हो सकती है। ये ट्रांसमिट होता है मम्मी के जब बर्थ के दौरान माँ से बच्चे के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है, अगर अनसेफ इंजेक्शन है, और ड्यूरिंग सेक्स के टाइम पे भी ये मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी वायरस, एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस, यानी कम और ज़्यादा हो सकता है, गहरा भी हो सकता है और बहुत हल्का भी हो सकता है। इसके कारण लीवर कैंसर तक हो सकता है इस वायरस के कारण। ये अनसेफ हेल्थ केयर के कारण, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, इंजेक्शन और सेक्सुअल प्रोसेस के कारण भी हो सकता है। ठीक है, एंटीवायरल मेडिसिन इसकी अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड डी जो टुगेदर मिलके एक लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको इम्यूनाइज किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन सक्सेस रेट कम है, उसकी सक्सेस रेट बहुत कम है। ठीक है, उसके अलावा हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV बोलते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कोज्ड बाय इन्फेक्शन विद द HEV के इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है कि लीवर के अंदर सूजन आ सकती है। इसको ट्रांसमिट, अगर कंटेमिनेटेड वाटर, यानी आदमी अगर गलत वाटर प्रदूषित पानी पी लेता है तो ट्रांसमिटेड को, उसके कारण भी हेपेटाइटिस ई वायरस हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लेके आए हैं, तो एक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है कि जो वायरल हेपेटाइटिस है एज ए पब्लिक थ्रेट को, इसको 2030 तक पब्लिक थ्रेट के रूप में इसको खत्म करना है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, याद रखना। इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना। इन इंडिया 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है। इसके इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब वैक्सीनेशन का कोई चार्ज नहीं होगा। इंडिया में ऐसी 11 ऐसी डिसीज है जिसके अंदर क्या है सिस्टम, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। एक तो ट्यूबरकुलोसिस, एक टिटनेस, एक डायफिथीरिया, पोलियो, पेर्ट्यूसिस और फिनोमोनिया, मैग्नेटिस, मिसल्स, रूबेला, जैपनीज एन्सेप्टिलिस और रोटा वायरस डायरोचिया। तो इसके अंदर कितनी, इंडिया के अंदर ऐसी 11 ऐसी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो ट्यूबरकुलोसिस TB के लिए, टिटनेस के लिए, मतलब जो अपन डिप्थीरिया के लिए, पोलियो के लिए। तो याद रखना ये पोलियो किस में है, तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज के अंदर पोलियो को इंक्लूड किया गया है। फिनोमेनिया, मिसल्स और मेनिंगिटिस, उसके अलावा जैपनीज एन्सेप्टिलिटिस, रूबेला, रोटा वायरस डायरेचिया। तो इस तरह इन सब के अंदर किसको यूज़ किया गया है, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है। ठीक है, ये समझ लिया। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ लो। अभी इजराइल का एक मिसाइल डिफेंस शील्ड, जिसको हम बोलते हैं आयरन डोम, वो बहुत फेमस चल रहा है, तो उसकी न्यूज़ भी आई है, उसको पढ़ लेते हैं हम। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को समझ लो। ये शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंक्लूड ए राडार एंड तामिर इंसेप्टर मिसाइल, जो ट्रैक करती है, न्यूट्रलाइज करती है एनी रॉकेट्स और मिसाइल एम्ड एट इजरायली टारगेट। तो आप मेरी बात को समझो। आयरन डोम का सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ये एक शॉर्ट रेंज यानी शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर, एक तो ग्राउंड टू एयर एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर एक राडार होता है और एक तामिर इंसेप्टर मिसाइल होती है, जो ट्रैक करती है और न्यूट्रलाइज करती है अगर कोई रॉकेट्स और मिसाइल जो कि इजरायली टारगेट को अगर अटैक करने के लिए कोशिश करता है तो उसके ऊपर क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज और ट्रैक करने का काम किसका होता है, आयरन डोम सिस्टम का। ये रॉकेट्स को काउंटर करती है, आर्टिलरी को काउंटर करती है, मोटार को काउंटर करती है, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमेंड UAV, अनमेंड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, इन सबको अटैक करके इनको खत्म करने का काम करती है आयरन डोम सिस्टम। इसको यूज किया जाता है ऑल वेदर कंडीशंस, यानी सारी वेदर कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है। स्टेट रन रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज डेवलप्ड दिस, यानी जो स्टेट रन रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजरायली जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाम क्या है, स्टेट रन रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज।
इसको डिप्लॉय किया गया है 2011 के अंदर। इसकी सक्सेस रेट है 80%। एक्सपर्ट के हिसाब से इसको 80% सक्सेस रेट है, लेकिन जो ये रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो ये कंपनी है और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, इनका मानना है कि 90% सक्सेस रेट है, लेकिन एक्सपर्ट बोलते हैं कि 80% इसकी सक्सेस रेट है। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो होता है राडार, इसके अंदर एक तो होता है राडार। जो राडार का काम क्या होता है? वो डिटेक्ट एंड ट्रैकिंग राडार होता है, जिसका काम होता है अगर कोई भी इनकमिंग थ्रेट है तो उसको ट्रैक करने का काम, उसको आइडेंटिफाई करने का काम इस राडार का है। उसके बाद एक वेपन कंट्रोल सिस्टम होता है, ये बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम को का काम करता है। इसमें क्या होता है? मोबाइल कंट्रोल यूनिट होती है जो कि पता लगाती है कि किस डायरेक्शन से हमें अटैक करना है, किस डायरेक्शन से अटैक हम पर जो अटैक हो रहा है हमको किस डायरेक्शन से उस पर अटैक करना है, उस बात का डिसाइड कौन करता है? वेपन कंट्रोल सिस्टम। फिर एक मिसाइल फायर कंपोनेंट होता है, वो मिसाइल फायरिंग यूनिट होती है जो BMC बेसिकली लाइजेज बिटवीन द राडार एंड इंटरसेप्टर मिसाइल। जो इंटरसेप्टर मिसाइल और राडार का काम आइडेंटिफाई कर लिया, और जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, इंटरसेप्टर जो मिसाइल है उसके बीच को लाइजनिंग करने का काम किसका होता है? मिसाइल फायर यूनिट का, क्योंकि मिसाइल फायर तो इसी के द्वारा की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से अल्टरनेटिव है जो कि आयरन डोम की तरह ही है। हम आयरन डोम की तरह इतनी सक्सेसफुल इनिशिएटिव तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ उसके जैसे जैसे AS-400 ट्रम्प, ये कहाँ का है? रशिया का बना हुआ है। ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको रशिया के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अंदर एरियल टारगेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट इंगेज होते हैं, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज होती है जिसके अंदर, और एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप टू 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड जिनके पास होता है, 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक आप 400 किलोमीटर की रेंज तक ये मतलब जो रॉकेट है, दूसरे जो भी संसाधन इंडिया पर अटैक करने वाले हैं उनको मार सकते हैं। इसके अंदर 100 एयरबोर्न 100 एयरबोन्स को एक साथ ट्रैक करने का काम, टारगेट्स को एक साथ ये ट्रैक कर सकता है, और उनमें से 6 को इमीडिएटली ख़त्म भी कर सकता है। एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी डबल टीयर सिस्टम, जिसके अंदर 2 लैंड एंड सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल है। जिसके अंदर क्या है? 2 लैंड एंड सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, जो पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है वो हायर एल्टीट्यूड पर होती है। समझो एक बात, उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, एक होती है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। जो पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है वो हायर एल्टीट्यूड पर अटैक करने के लिए काम आती है, और एक एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का काम होता है लोअर एल्टीट्यूड पर। जो लोअर एल्टीट्यूड होता है उस पर अटैक करने के लिए काम क्या आती है? एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। पृथ्वी एयर मिसाइल काम की है। ये एनी इनकमिंग मिसाइल जो 5000 किलोमीटर दूर से लॉन्च हुई है उसको पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने में इसका योगदान होता है। उसके बाद होती है एक अश्विन एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल, उसको DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, ठीक है, लो एल्टीट्यूड सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल, यानी लो एल्टीट्यूड सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल। याद रखना, लो एल्टीट्यूड सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल होती है इसके अंदर। सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो लो एल्टीट्यूड की होती है। एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का यूज़ किया कि ये एक एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, DRDO के द्वारा इसको डेवलप की गई है। इसका खुद का मोबाइल लॉन्चर, ट्रैकिंग सिस्टम एंड राडार्स होते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है? 60,000 से 1 लाख फीट तक की एल्टीट्यूड तक। अब ये समझ में आ गया आपको, पृथ्वी मिसाइल, अश्विन मिसाइल, AS-400 और आयरन डोम, ये सब एक ही टाइप है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन सा सिस्टम है? आयरन डोम, और उसके बाद रशिया का AS-400 सिस्टम। ठीक है। नाउ हाउ इज़ द IRO, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, एक की ब्लॉक फॉर इंडिया। तो अभी टॉपिक क्या न्यूज़ में? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो जो अभी इसको समझ लेते हैं, हमारे लिए ये न्यूज़ की काम की न्यूज़ नहीं है कि क्या IORA में चल रहा है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को, मतलब क्या इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना कब हुई, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स है, उसके अंदर डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, सारी चीज़ें हमको कवर करनी है। IORA विजन इज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग ए विजिट बाय प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जब इंडिया के अंदर आए थे 1995 के अंदर, तब जो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जब वो इंडिया में 1995 में आए थे, तब इस विजन को स्टार्ट किया गया था, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन विजन को। ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रिएट हुआ था 1997 मार्च के अंदर। इसके अंदर 23 मेंबर्स है और 11 डायलॉग पार्टनर्स है। अब 23 मेंबर्स को समझ लो कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मोल्दीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सिचेलिस, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE और यमन। ठीक है, ये सारे देश है। इसके अंदर जो भी, जैसे इंडिया भी इसका पार्ट है, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कि इंडियन ओशन के बिल्कुल नज़दीक में देश है, जो इंडियन एसोसिएशन हिंद महासागर इंडियन ओशन के पास में है, तो उनका ये एसोसिएशन है। इसके डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, टर्की, UK, USA। चेयरमैन कौन कौन से? बांग्लादेश था 2021 से 2023 में, और श्रीलंका भी 2023 से 2025 में करंट चेयरमैन श्रीलंका है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? तो मॉरिशस के अंदर है। याद रखना, इसका सेक्रेटरीट मॉरिशस के अंदर है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉरिशस के अंदर है। उसके अलावा 6 प्रायोरिटी एंड 2 फोकस एरिया, इसके 6 तो प्रायोरिटी और 2 फोकस एरिया कौन कौन से हैं? ये इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी का काम करता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी को कोऑपरेट करना, जो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का काम किसका है?
टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का काम भी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। इसका उद्देश्य है कि हम इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को मेंटेन करें, टेक्नोलॉजी के अंदर कोऑपरेशन करें, जो भी इंडियन ओशन के मेंबर्स हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, टूरिज्म पर फोकस करें और उसके अलावा ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान देना है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है, फिशरी सेक्टर पर ध्यान देना है, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर ध्यान देना है और डिजास्टर मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। तो एक तो सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, उसके अलावा टूरिज्म, ब्लू इकोनॉमी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फिशरी सेक्टर, वुमेन एम्पावरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारे एरियाज़ पे फोकस करना है। इसका सेक्रेटरीट मॉरिशस में है। थैंक यू सो मच। आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग वाइज कुछ इशू हो तो इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ में टेलीग्राम के लिंक पे, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।